दिवाली नज़दीक आने वाली है। आप में से कई लोगों ने शॉपिंग शुरू कर दी होगी और जब दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं तो आम तौर पे जब दुकानों पे सबसे खूबसूरत, सबसे हाईटेक गणेश जी की, लक्ष्मी की मूर्ति दिखती है तब उठाते हैं और दाम पूछते हैं तो पता चलता है बड़ा ही सस्ता है। इतना सस्ता और खूबसूरत मूर्ति और जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि मेड इन चाइना है। दुकान पे सबसे ज़्यादा आकर्षक लाइट और सबसे सस्ता जब उसे आप उठाते हैं, पसंद करते हैं तो पता चलता है कि मेड इन चाइना है। कितना दुख होता है। क्या आज भी हम इस स्तर पर नहीं हैं कि इन सामानों को भारत में बनाएं जो मेड इन चाइना या फिर दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले ऐसे सामानों से मुकाबला कर सकें? सच पूछिए तो दुख की बात नहीं है, इसे मैं कहूँगा कि एक शर्म की बात है। जरा सोचिए कि आखिर क्यों हम अभी भी ऐसी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के विदेशी सामानों पर निर्भर है। और अब तक आपने नहीं सोचा है तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि आपके पास एक बार फिर से मौका है सोचने का, क्योंकि एक बार फिर से स्वदेशी अभियान की शुरुआत की गई है। हालांकि पहला मौका नहीं है। सबसे पहले 1905 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। हालांकि उस वक्त जो आंदोलन चला था वो दरअसल मामला ये था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है। लेकिन हमें अब विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं करना है, बल्कि विदेशी सामानों पर निर्भरता अपनी कम करनी है। अब मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में तो कई अलग अलग मौके पे इस तरह की अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। आपको याद होगा, मेक इन इंडिया वाला शेयर आप में से कई लोगों ने देखा होगा। फिर मई 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी, उस वक्त आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अलग अलग सरकार ने पैकेज दिए थे ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। उसी साल अक्टूबर में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया और इन सब का असर दिखा भी। ऐसी बात नहीं कि सब कागजों में, इन सब का असर दिखा भी। चाहे डिफेंस हो, पावर सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर सेक्टर हो, कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पे घरेलू उत्पादन 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। इम्पोर्ट पर निर्भरता कम भी हुई है, लेकिन दिल्ली अभी भी दूर है। आखिर इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, क्या करने की ज़रूरत है? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए। मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी को मजबूत करने के मिशन पर जमकर डटे हुए हैं। 15 अगस्त का संबोधन हो या फिर जीएसटी दरों में कटौती पर राष्ट्र को संबोधन, सब जगह पीएम ने स्वदेशी की जोरदार पैरवी की है। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी पीएम मोदी ने एक बार फिर से स्वदेशी की बात कही है। स्वदेशी अभियान को देश के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और मान सम्मान से भी जोड़ा है। स्वदेशी मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएं जहां आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का विकास हो। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा।
प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान को पार्टी ने भी पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पार्टी ने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मिशन को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है। पार्टी कह रही है, स्वदेशी का मतलब किसी का बहिष्कार नहीं, बल्कि भारत और भारतीय लोगों के पसीने से बने प्रोडक्ट को अपनाना है। हम किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं कर रहे, बल्कि हम यह कहने जा रहे हैं कि भारतीय उत्पाद और भारतीय कौशल से को प्राथमिकता देना है, कि जो भारत में बने हुए उत्पाद है, जहां पे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ के पसीने और मिट्टी की सुगंध जिसमें आती है, उन वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, उसको देशवासियों से अपनाने का। स्वदेशी पिच की बात इस वक्त इसलिए भी बहुत जोर शोर से हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिफेंस में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के इस्तेमाल से भारत ने दुश्मनों के खतरनाक इरादों को चकनाचूर किया और भारत का सिक्का पूरी दुनिया में जमाया। लेकिन अभी ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया में एक किस्म का आर्थिक युद्ध छिड़ गया है और ऐसे में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब से सत्ता में आए हैं, तब से स्वदेशी अभियान को मजबूती मिली है। मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनें और तेजस, ब्रह्मोस जैसे लड़ाकू हथियार, भारत ने बड़े माइलस्टोन हासिल किए हैं, लेकिन अभी भी स्वदेशी मजबूती की राह बहुत लंबी है। सवाल ये है कि क्या स्वदेशी को सफल बनाने के लिए इकोसिस्टम अभी भारत में पूरी तरह से तैयार है? क्या हमने चीन या जापान की तरह ऐसा कोई उद्यम किया है जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग या एआई या फिर दूसरे क्षेत्रों में अपने स्वदेशी आधार का दावा कर सकें? तो स्वदेशी को लेकर के कई सारी कोशिशें हुई हैं, कोशिशें चल भी रही हैं। अब इन कोशिशों को रंग लाना है तो क्या करना होगा? आज मेहमानों का एक खास पैनल है जिससे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उनसे आपका परिचय कराऊं। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन साहब हैं। विनोद शर्मा जी हैं जो कि CII जो कि इंडस्ट्री चैम्बर है, उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास तौर से देखते हैं। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं। दरअसल ये बताएं कि आखिर हमें इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे होती है और इसकी मजबूरी क्या होती है। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन साहब हैं जिनसे हम ये पूछें कि आखिर सरकार ने समय समय पर जो कोशिशें की, उन कोशिशों में क्या कमी रह गई या फिर अब और क्या करने की ज़रूरत है। तो शुरुआत में अश्विनी महाजन साहब आपसे करना चाहूँगा। एक बार फिर से स्वदेशी का मंत्र दिया गया है सरकार की तरफ से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग मौके पर ये मंत्र दिया गया, लेकिन अभी भी लगता है कि हम लोग स्वदेशी से बहुत दूर हैं। क्या वजह रही है? देखिए, आजादी के पहले जो स्वदेशी का आंदोलन चला वो विदेशी सरकार के खिलाफ था, एक आर्थिक युद्ध था। आजादी के बाद इसे लगा कि अब तो अपनी सरकार है, अपना हम सब लोग अपने ही कानून खुद बनाते हैं और अब आजाद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम विदेशों से सहयोग भी कर सकते हैं, उनसे मदद भी ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से 1965 के युद्ध के बाद अमेरिका ने और बाकी सब लोगों ने हमें आर्थिक मदद देना बंद कर दिया। लेकिन तब भी हमें शायद समझ नहीं आई। 1991 में हमने कहा कि अब तो दुनिया एक बाजार, एक गांव जैसा हो गया है और हमें सबके साथ सहयोग करना है। लेकिन हमने देखा कि WTO में जब चल रहा था नेगोशिएशंस, इतने दबाव बनाए गए हमारे ऊपर कि ट्रिप्स को आपको मानना पड़ेगा, ट्रिप्स को मानना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को खोलना पड़ेगा, तमाम प्रकार के आपको QRs खत्म करने पड़ेंगे, टैरिफ घटाने पड़ेंगे। ऐसे में हमने ये सोचा कि चलो देश तो आजाद है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से चीन ने हमारे उद्योगों को ध्वस्त किया, अमेरिकन इंडस्ट्री ने, अमेरिकन कंपनीज ने किस प्रकार से रॉयल्टी के रूप में हमसे खूब लूटा खसोटा और अब हमारे देश को उन देशों पर निर्भर कर दिया। आज स्थिति ये बनी है कि जैसे ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए तो ऐसा लगने लगा कि हम तो कहीं पे रहेंगे नहीं। लेकिन ऐसे में एक नेतृत्व की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का वो नेतृत्व जो है वो जरूर रंग लाएगा, क्योंकि आज हम स्वदेशी के आधार पर। अश्विनी महाजन साहब, मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगा। क्या ट्रंप के डर से हम स्वदेशी अपनाएंगे?
क्या हम मोदी के नेतृत्व की वजह से स्वदेशी अपनाएंगे या फिर स्वदेशी अपनाने के लिए हमें वो इकोसिस्टम मुहैया कराया जाएगा? देखिए, स्वदेशी एक पॉजिटिव विचार है। ये किसी के डर से या किसी के नेतृत्व के कारण नहीं होता है, लेकिन ऐसी जब आवश्यकता पड़ती है, जब विदेशों पर हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा हो गई, जो हमारा 19% मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में होता था, वो 13.5% रह गया। जिस प्रकार से एपीआई में और बाकी सब चीजों में हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया गया, ऐसे में आज ये आवश्यकता बन गई है कि ट्रम्प साहब ने तो एक हमें एक रास्ता दिखाया है कि हाँ, हमें आत्मनिर्भर बन करके, हमें अपने ऊपर निर्भर करके, अपने स्वदेशी के आधार पर, अपने उद्योगों के आधार पर, और आप ये देखिए, जब से हमने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, हम पेमेंट सिस्टम में आत्मनिर्भर हो गए, हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हो गए, हम 5G में, टेलीकॉम में आत्मनिर्भर हो गए। तमाम प्रकार के ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं जिसमें स्पेस के सेक्टर में आज हम दुनिया में एक शक्ति बनकर के उभरे हैं। हमें केवल एक प्रयास करने की जरूरत है, इस बात की, इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है कि हम केवल और केवल विदेशी कंपनियों के आधार पर देश का विकास कर सकते हैं। यह 1991 की नीति की सबसे दुष्परिणाम ये निकला है कि हम एमएनसीज और बाकी सब दुनिया के मुल्कों के ऊपर इतने ज्यादा निर्भर हो गए, और WTO में हमें जब ठीक है, उसमें अश्विनी साहब मैं आऊंगा, लेकिन आपने ये सही कहा, कई सारे सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़े हैं। अजय श्रीवास्तव सर, कहाँ कितना सफ़र बाकी है अभी? स्वदेशी का मतलब पहले तो समझाइए, स्वदेशी का मतलब क्या माना जाए? कि क्या सारा कुछ भारत में बना हुआ हो? ऐसा तो संभव नहीं है ना कि हर कुछ हम ही बना लेंगे, कहीं ना कहीं निर्भरता तो रहेगी। तो आप किस सेक्टर को देखते हैं कि वहाँ पे स्वदेशी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा और किस हद तक है? देखिए, हमारे दो सबसे जो अच्छे सेक्टर्स माने जाते हैं जहां हमने स्वदेशी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके दुनिया में अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ऊपर ऑटोमोबाइल सेक्टर या स्मॉल कार के हम एक्सपोर्ट हब हैं, और दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स। दोनों में ही हमने स्वदेशी का पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो किया और उसको साल दर साल हम पूरा करते रहे। फॉर एग्जांपल हमने कैसे किया, इसमें हमने ऑटोमोबाइल्स में हमने कहा कि हम अपना टैरिफ बहुत हाई रखते हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया के, हम नहीं चाहते हैं सारी चीज़ें खुद बनाना, हमें मालूम है हमारी टेक्नोलॉजी, कई चीज़ों में हमारे पास कम टेक्नोलॉजी है, तो हमने इनवाइट किया जो बेस्ट दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स थे ऑटोमोबाइल के, आए हमारे यहाँ। वो आए हमारे यहाँ, FDI में इन्वेस्ट किया, और आज हम स्मॉल कार के एक्सपोर्ट हब हैं दुनिया के। तो एक वो सक्सेस स्टोरी थी। इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ हमारा माइंडसेट, पॉलिटिकल माइंडसेट कि हमको ये करना है और स्वदेशी मूड से करना है। अगर हम WTO की इन सबकी सुनते रहते तो ये तो होता नहीं। सेम विथ फार्मास्यूटिकल में हमने कहा पेटेंट, हम जो है प्रोडक्ट पेटेंट आइडेंटिफाई रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ये हमने 1970 में किया, नहीं करेंगे। उस वजह से हमारा पूरा जेनरिक एक्सपोर्ट सेक्टर बन गया, और वो न केवल हमें फ़ायदा कर रहा है, बल्कि देखिए वो पूरे अफ्रीकन नेशंस को हम सप्लाई कर रहे हैं। इवन अमेरिका में जो मैक्सिमम जेनरिक्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे यहाँ के जा रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं स्वदेशी के एग्जाम्पल हैं, और ये हमने दुनिया से लड़ के अपनी जिद पे किए हैं। और ये जो लोग कहते हैं, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें भारत में बनना चाहिए, कौन बना रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मारुति सुजुकी है। देखिए 83 में कोलैबोरेशन हुआ, और 15 साल में भारत की सारे ऑटोमोटिव सेक्टर का जो है वो प्रोडक्टिविटी 150% बढ़ गया, केवल एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने से। और आज देखिए हमारे पास सारी दुनिया की अच्छी कंपनी हमारे यहाँ अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और अगर हम ये टैरिफ हम 5% 10% करते तो ऐसा नहीं होता। तो स्वदेशी ने हमको पे किया है, लेकिन बहुत सारा काम, जैसा आपने कहा, अभी बाकी है। बहुत सारा काम बाकी है यहाँ पे। मैं इस पे आऊँगा आगे चल के, कौन सा काम बाकी है। अनिल पद्मारायण साहब, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन हमारे साथ इंडस्ट्री चैम्बर के ही हैं विनोद शर्मा साहब, जो कि इस पूरे चीज़ों को काफ़ी करीब से देखते हैं, या फिर कहें कि स्वदेशी में चुनौतियाँ क्या है, इस पर भी ध्यान रखते हैं। उनके पास मैं ये सवाल लेके जाऊँगा। लेकिन अनिल पद्मारायण साहब, अभी आपने सुना अजय श्रीवास्तव जी को, उन्होंने कहा कि बहुत सारे सेक्टर में हमने जब कोशिशें की तो रिजल्ट दिखा भी, और ऑटो सेक्टर उसका एक उदाहरण है, फार्मा सेक्टर उसका उदाहरण है। स्थिति ये हुई कि फार्मा सेक्टर से अमेरिका भी डरने लगा है। अब मुझे ये बताइए कि वो सारी चीज़ें जो इन सारे सेक्टर के लिए की गई, अब आगे कहाँ पे करने की ज़रूरत है और किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत होगी? लक्ष्मण जी, जो अजय जी ने कहा ना, उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि ऑटोमोबाइल्स का, तो उसमें एक मतलब इतिहास में एक बहुत अहम बात थी
जब आप जाओगे वापस तो कृष्णमूर्ति साहब के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, बहुत अब तो वो गुजर गए। तो उन्होंने मुझे बताया था उस टाइम कि जो सरकार में जो कैपेसिटी था, प्रोडक्शन कैपेसिटी मारुति का, वो 10,000 या 20,000 गाड़ियों का था। तो उन्होंने उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनको बोला कि नहीं, इसको 1 लाख होना चाहिए। तो सारे जो हमारे बाबू लोग हैं, मतलब बौखला गए कि ये कैसे हो सकता है। मतलब जिस देश में 25,000 गाड़ियां नहीं बिकती, कहाँ 1 लाख की कैपेसिटी होगी। तो वो अड़े रहे और इंदिरा गांधी जी उनकी बात मान गई। तो जो वो उन्होंने विजन दिखाया, जो बेट किया, उसका नतीजा आज अजय जी ने हमारे सामने रखा कि दुनिया भर के ऑटोमोबाइल कंपनी आज हिंदुस्तान में आए हैं। तो वैसे जो बेट है, वो अगर हिंदुस्तान लेने को तैयार है आज, तो वैसे ही नतीजे निकलेंगे। लेकिन हमारे में नहीं, एक आत्मविश्वास बहुत ही कम है। मतलब हमें नहीं लगता कि हमसे होगा, हमसे हो पाएगा। तो वही जो प्रधानमंत्री ने जो कहा, तो इसका मतलब उल्टा नहीं निकालना है। ये नहीं कि जैसे अजय जी ने कहा हर चीज भारत में ही बनेगा, वो नामुमकिन है। दुनिया में कोई चीज किसी देश में 100% बन ही नहीं सकता। तो जिस तरीके से मतलब जो भी आप ग्लोबलाइजेशन को गालियां दो, मतलब जो भी लांछन लगाओ, लेकिन आज जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने एक आर्किटेक्चर बनाया है, हर दुनिया में हर देश कुछ ना कुछ करेगा। तो ये पूरा 100% तो नहीं होगा, लेकिन 100% ना हो, लेकिन मेजॉरिटी हो, और जिनमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो मेरा इसमें आपको यही जोड़ना है, इस जो हमारा जो बहस चल रहा है, कि राजीव कुमार जी ने ये स्वदेशी का सबसे बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया था। आपको शायद याद होगा, जो 2017 में वो सीईओ बने थे नीति आयोग के, तो उनसे पूछा गया था सवाल कि स्वदेशी का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से 2 ही मतलब है। एक, आर्थिक आउटपुट जो है देश का मैक्सिमम होना चाहिए, और जॉब क्रिएशन मैक्सिमम होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ भी करो, वो स्वदेशी है। तो मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा बेस्ट डेफिनेशन है। नहीं तो आप और किसी की तरह जाओ, डेफिनेशन को अपनाओगे कि सब देश में ही बनेगा, तो एक राजनीतिक इसको एक मोड़ मिल जाता है, जिसमें ना हमारे मुद्दे हम भूल जाते हैं, वो थोड़ा सा अव्यवहारिक हो जाता है, आउटकम भूल जाता है। हाँ, अव्यवहारिक भी हो जाता है। विनोद शर्मा साहब, अभी बड़ा अच्छा से पद्मनाभन साहब ने बताया कि स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर टारगेट सही है तो फिर सही सफ़र पे हम लोग निकल भी सकते हैं। आपके हिसाब से जो स्वदेशी अभियान अभी फिर से शुरू किया गया, उसका मतलब क्या है? जी लक्ष्मण जी, पहली बात तो ये कि ये एक नई, आपने भी बताया जैसे कि ये कई बार हमने कोशिश की है स्वदेशी बनने की। मैं उदाहरण लेना चाहूंगा हमारे पड़ोसी देश जापान का। जापान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने एक प्रण लिया कि हम सब मिलकर जापान को बनाएंगे। तो जापान आज जो हमको दिखता है वो जापानियों ने बनाया, और जो कोरिया दिखता है वो कोरियंस ने बनाया, चाइना चाइनीज ने बनाया। तो हमें इसमें पहली बात तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी ही बनाएंगे। हमको खुद ही इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, तकनीकें लानी पड़ेंगी। आपने शुरू में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गणेश लक्ष्मी मूर्ति का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ अपनी कंपनी का, डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। कई दिवाली पहले मैंने लोगों को ये गणेश लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई और उनसे कहा कि हमें कितनी शर्म आती है कि ये हमारे भगवान भी अब चीन में बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि हम जो कंपोनेंट बनाते हैं, हमारी कंपनी एक कैपेसिटर बनाती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज होता है। मैंने कहा ये कम से कम चीन से आना बंद हो जाए, यही हमारे जीवन का होगा। और इस एक सिंगल पर्पस को लेते हुए हमने उसके सही पीपल चुने, सही पर्पस और प्रोसेस लगाया। और मुझे खुशी है आज कि वाकई उस एक कंपोनेंट में कम से कम हमने कोशिश की, हम और हमारे सहयोगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि उसको हम हिंदुस्तान में बाहर से नहीं आने देंगे। और ये हम कर पाए जीरो ड्यूटी एनवायरमेंट। हाँ, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक तो जीरो ड्यूटी एनवायरनमेंट था, और जब ये स्वदेशी अपनाने गए उस कंपोनेंट के लेकर के, तो क्या क्या कुछ चैलेंजेस भी आपको आए उसमें? बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या हम लोग ऐसी चीजें हम लोग कहीं पे और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और आप देखेंगे जिस एरियाज में हमको मना करते हैं, जैसे कि स्पेस की टेक्निक में ले एक उदाहरण,
तो जब हमने मिलकर उसमें काम किया, या ऑफ लेट देखेंगे डिफेंस में, पिछले 5-7 सालों में इतना बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था वो हमेशा करने के लिए तैयार था, सरकार भी चाहती थी, लेकिन हम अलाइन नहीं। और ये जो आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल जहां भी हुआ, और खासकर पिछले 20 सालों में चीन में, इसका एक ही कारण है, सबने एकजुट होकर काम किया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन द डेक। तो आज ये चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कई जगह बहुत पॉजिटिव है, और एक उसका अच्छा उदाहरण था ये जो मोबाइल फोन का आपने जिक्र किया। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत एयर कंडीशनर फॉर एग्जांपल, देश में हम करीब बहुत मुश्किल से 9 मिलियन बना पाते थे, 90 लाख, अब जाकर वो हम करीब 12 मिलियन पर आए हैं। चीन उसी की जगह 10 गुना 90 मिलियन एयर कंडीशनर बना के पूरी दुनिया को बेचता है। अब एक छोटा सा चेंज हुआ जीएसटी 2.0 में कि हमने उसकी ड्यूटी को गिरा दिया। उससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर है, हमें इंडस्ट्री में हमारी बात हो रही है, कम से कम 18 मिलियन हो जाएगा अगले 1-2 साल। और इससे जो सप्लाई चेन, न केवल ये जो आत्मनिर्भरता है, ये केवल B2C नहीं है, एक और उसमें दिक्कत है कि अगर मैं ये कैसे पहचानूं कि एक गाड़ी या एक लैपटॉप या एक एयर कंडीशनर ये वाला स्वदेशी है और ये स्वदेशी कम है, क्योंकि कोई भी चीज 100% स्वदेशी नहीं होगी। स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करूं तो उसमें कितनी औसत लोकल वैल्यू एडिशन है। राजीव कुमार जी का जो जिक्र हुआ, उन्होंने जब कहा कितना उसमें लोकल इकोनॉमिक वैल्यू हिंदुस्तान में ऐड हो रही है और कितने लोग उसमें एम्प्लॉय हो रहे हैं। अगर हम ये 2 मापदंडों पर एक बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सरल तरीके से कि साहब ये 3 स्टार एयर कंडीशनर है, ये 5 स्टार एयर कंडीशनर है, तो किसी भी आदमी को ये पता हो कि 5 स्टार का मतलब ये है कि ये ज्यादा मेड इन इंडिया है। तो इसके ऊपर भी कुछ विचार करने की जरूरत है, ताकि आसानी से हम ये समझ सके कि कौन सा ज्यादा हिंदुस्तानी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने बताया। हाँ। आज भी आप देखेंगे जापान, आपने बात पूरी करी, सॉरी, मैं ये केवल कह रहा था कि और इसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल B2C नहीं, B2B में भी हमारे जो ग्राहक है वो भी ये कहें कि साहब मुझे सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी माल उसमें लगाना है। और प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत की बात कही कि भारतीय का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानी ही कंपनी हो, कहीं की भी कंपनी हो वो वेलकम है, हमारे देश में आकर इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करे और हमारे युवक और युवतियों को नौकरी दे। तो ये 2 चीज अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इस पे मैं आऊँगा कि स्वदेशी कैसे, किस प्रोडक्ट को कहें। किसी प्रोडक्ट में 100 कंपोनेंट लगते हैं, सारे कंपोनेंट भारत में बने हुए हैं, हो सकता है संभव ना हो, तो कैसे उसको मेक इन इंडिया का नाम दे। चूँकि मेक इन इंडिया का नाम दे देंगे तो सामने वाले खरीदने में भी उसको गर्व महसूस हुआ कि ये मेक इन इंडिया इसको खरीद रहे हैं, भले उससे कुछ कंपोनेंट विदेश से आया हुआ क्यों ना हो। ये एक बड़ा सवाल है, इस डेफिनेशन को जानेंगे अश्विनी महाजन साहब से। लेकिन एक सवाल विनोद जी और आपसे पूछ लूँ कि आप लोगों से मतलब आप पर व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिएगा, मैन्युफैक्चरर पर एक आरोप ये लगता है कि आप लोग मैन्युफैक्चरर कम, ट्रेडर ज़्यादा होते जाते हैं। सामान लाया, यहाँ पे असेंबल किया, रीलेबलिंग की और फिर उसको बेच दिया। क्योंकि उसमें तो कुछ ही फिट करी लगना नहीं होता, रंग चोखा हो जाता है, तो बड़ा सस्ता पड़ता है, वहाँ निकाल देते हैं। तो ये आरोप जो है, ये कह सकते हैं कि कितना सच है, और सच है तो आखिर वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कोई भी व्यापारी, मैं कहूंगा कोई भी नागरिक, वो काम करता है जो उसको कम से कम या आसानी में, कम रिस्क में उसके ज्यादा मुनाफा हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो हमारे जो देश में अनफॉर्चुनेटली सब लोगों ने सही काम किया, लेकिन आज आप देखेंगे कि मेरा जितना कम वैल्यू एडिशन उतना ही मुझे 2 प्रकार, एक तो मेरे जो लोकल कॉस्ट है, अगर मैं पूरा वैल्यू ऐड करता हूं जैसे कि हम कोशिश करते हैं अपनी कंपनी में, तो उसमें बिजली का फर्क पड़ता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, फाइनेंस का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, मशीन भी मुझे बाहर से लानी पड़ती है और कच्चा माल भी बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर मैं ये कोशिश करता हूं फिर कि मैं साहब एक ट्रेडर बन जाऊं या एक कमीशन एजेंट बन जाऊं कि साहब आपका घर मैं किसी और को बेच दूं और उसमें मुझे कुछ रकम मिल जाए, तो ये थोड़े लोगों के लिए तो ठीक है। या मैं कहूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में IIT IIM करने के बाद आज इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हैं। और मुझे ये रहना है कि मतलब केवल किसी कंपनी को वैल्यू करके एक दूसरे को बेच के कुछ लोग तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक देश सक्षम और एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। तो हमें ये भी चाहिए कि आज कोई युवक या युवती आपके पास आए और कहे साहब मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो आज तो हम उसको डरा देंगे कि भाई साहब इतने सारे अफसर आपके पीछे पड़ जाएंगे, इतने सारे कानून हैं,
इतनी सारा काम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, इससे अच्छा है आप चीन से ले आइए, उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाइए और उसको बेच दीजिए। तो हमें वो पूरे माहौल को चेंज बहुत आवश्यकता है। तो दोनों उस माहौल को चेंज करना, डिमांड, हाँ, एक तो डिमांड की तरफ से हम कोशिश करें, हाँ, कि आज भारतीय नागरिक मैं लोकल खरीदूं, और दूसरा जब भारतीय नागरिक उसको यहाँ बनाने की कोशिश करे तो हमको उनको हर तरह की सुविधा दें, ताकि उसको शुरू में कम से कम तकलीफें कम हो, और जितना वो वैल्यू ऐड करेगा, आज उसको तकलीफें उतनी ज्यादा होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना है। ये कैसे रिवर्स होगा अजय श्रीवास्तव जी? तो मैं तो बिल्कुल विनोद जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, ट्रेडर अपना काम कर रहा है, ठीक है। आज अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स इन इंडिया इज़ 20 to 30% हायर, अगर चाइना की कॉस्ट से हम कंपेयर करते हैं तो और ये 20 to वेरी 30%? करती है, 30 से भी अधिक हो सकती है। जैसे कि मैं कहूँ कि आज अगर मैं सोलर पैनल बनाना चाहता हूँ सिलिका सैंड, मतलब बिल्कुल बेसिक स्टेज से, तो हमारी कॉस्ट 60 से 70% अधिक होगी। अगर इसीलिए कोई नहीं बना रहा है, इसीलिए कोई नहीं बना रहा है। अगर हम पॉलीसिलिकॉन से बनाते हैं इंपोर्ट करके, तो हमारी कॉस्ट 40% अधिक होगी। तो क्या है, अगर हम सोलर सेल इंपोर्ट करते हैं और उसको मैकेनिकल सब फिट करते हैं तो 10% 15% हमें वैल्यूएशन मिलता है, कॉस्ट डिसेबिलिटी 5% होती है, तो 5% PLI मिल जाती तो हम कर सकते हैं। तो सब लोग जो सोलर में कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। या किसी भी प्रोडक्ट उसमें जो है, चूंकि हमारी कॉस्ट डिसेबिलिटी इतनी अधिक है कि वो बिजनेस केस बनता ही नहीं है, इसलिए डीप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अगर हम स्वदेशी के लिए रियल काम करना चाहें तो हमें 10-20 प्रोडक्ट पकड़ कर उनमें देखना पड़ेगा कितनी कॉस्ट डिसेबिलिटी है, उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको बेसिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जो बेसिक रिफॉर्म सब जानते हैं, लैंड, लेबर, अनइंटरप्टेड पावर, ये सब चीज़ें जो है ना, और थोड़ा डीरेगुलेशन करें। बट ये जनरल मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हम एक प्रोडक्ट खोलें, जैसे कि हमने सोलर पैनल की बात की है, उस प्रोडक्ट का देखें कितना है और हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल्स के लिए किया है कि कोई भी सरकार आई हो उसने सपोर्ट किया है, तो हमें वैसे चिपक के करना पड़ेगा। वरना हम केवल अगर सोचेंगे कि 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए नए प्रोडक्ट की, तो खाली हम इंपोर्ट करके उसमें वैल्यू एड 2-4% करके करेंगे। तो डीप रिफॉर्म्स आर वेरी मच नीडेड। ये जो डीप रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं अनिल पद्मनाभन जी, इसमें अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को ऐलान किया GST रिफॉर्म का, उसके बाद टास्क फोर्स बना है। टास्क फोर्स के अंदर 11 अलग अलग कमेटियां बनी हैं जो इस तरह के कानूनों की पहचान करे, कहाँ का कौन सा कानून है जो बिजनेस करने में बाधा पैदा कर रही है, चाहे क्वालिटी कंट्रोल का हो या फिर लाइसेंसिंग का हो, यहाँ तक स्टेट लेवल तक का हो। आपको लगता है ये अगर वाकई में एक्सरसाइज सफल रहा तो ये जो चुनौती बता रहे हैं अजय सर, वो दूर हो सकती दिखेगी? लक्ष्मण जी, बात करने के लिए ना हर सरकार ने ये हमारे सामने ऐलान किया है कि हम जो आर्थिक रिफॉर्म है, हार्ड नोस्ड जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो करने को तैयार है। लेकिन करते बहुत कम सरकार है। और ये मतलब मैं हैरान हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कमेटी अपॉइंट करेंगे। आप इस साल का इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, आप भी एक आर्थिक मतलब पत्रकार हो मेरी तरह, तो चैप्टर 7 और 8 में पूरा एक आर्किटेक्चर हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने हमारे सामने रखा है कि क्या करना है। क्या करना है ये हर विशेषज्ञ, ये सरकार में सभी जानते हैं, करना है वही एक सवाल है। मतलब आप पीछे देखिए। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बाकी हमारे जो पैनलिस्ट ने भी कहा कि आप पूछ रहे हो कि ये मतलब क्यों नहीं हो पा रहा। ये क्यों नहीं हो पा रहा, हमारा इतिहास मत भूलिए, आर्थिक इतिहास। हमारा आर्थिक इतिहास जो था, लाइसेंस राज जो 2 शब्द हैं, इसमें मतलब समेट लेते हैं हम सारा। इसमें पूरा सरकार डिसाइड करता था क्या, बाबू लोग डिसाइड करते थे, और जो हमारे जो निवेश करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बस सिर्फ वो कैपेसिटी कैप्चर करते थे। तो एक जो रिस्क लेने का एक कल्चर ही नहीं था, ठीक है।
तो अब जब वो लाइसेंस राज 91 में चलो उसका खत्म कर दिया, लेकिन माइंडसेट जो है आज तक बदला नहीं है। आप जीएसटी देख लीजिए, आपने जीएसटी इतने करीबी से कवर किया जो कि हमने भी नहीं किया, तो आप जीएसटी को देख लीजिए, उसको जो अड़ंगियां दी गई हैं बाबू लोगों से वो आज तक है। मतलब क्लासिफिकेशन में पॉपकॉर्न का जो एक उदाहरण है, सब जानते हैं, मतलब ये कौन करता है? ये बाबू लोग ही करते हैं। तो जब तक बाबू लोगों का ये जो पकड़ है इसको तोड़ेंगे नहीं सरकार। बेसिक प्रोसेस रिफॉर्म ये है। बाद में आप बड़ी बड़ी बातें करते रहो, हम लैंड लेबर कैपिटल जैसे अजय जी कह रहे हैं ये सब करना है, बट पहले आप बाबुओं का जो मतलब एक जंजीर बांध रखा है देश के उद्योगों पर। आज जीएसटी में जितना मतलब वो अपने कब्जे से कुछ जाने देना नहीं चाहते हैं। हाँ, मतलब आप रिटर्न्स में देखिए कितना हैरासमेंट होता है, ये बाबू लोग ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? तो ये एक राजनीतिक लेवल पे एक निर्णय लेना होगा इस सरकार को कि ये हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, फिर जाके निवेश। रिस्क लेना अलग बात है, वो सही कह रहे हैं विनोद जी, वो इनको रिस्क वो तभी लेंगे जब इनको मुनाफा दिखता है। अब इनको रिस्क दिखेगा और मतलब लेने का मतलब रिस्क का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। आप अगर इतना इंटरफेयर करोगे तो कौन करेगा बिजनेस इस देश में? बिल्कुल। अश्विनी महाजन जी, एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट निकल कर आया है कि हम लोग बातें करते हैं और जब उसको लागू करने की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं कसर रह जाता है। तो अब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ दिखानी होगी, और कम से कम इस रिजी में तो ये मान के चलें कि एक बार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिख जाएगी तो बाबू लोग भी एक सीमा से ज़्यादा अड़चन पैदा नहीं कर पाएंगे। वो इच्छा शक्ति दिख रही है आपको? मुझे लगता है कि अनिल जी ने जो कहा कि बाबू लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है, नेगेटिव रोल है, वो हम जानते हैं। स्वदेशी को हमेशा से बदनाम करने की कोशिश होती रही है। जब नेहरू जी का शासन था उस समय भी कहा था हम स्वदेशी कर रहे हैं, लेकिन इनएफिशिएंट स्वदेशी, ऐसा स्वदेशी किया गया जिसमें ना तो किसी से कोई हमसे खरीदता था, ना हम किसी को बेचते थे। इतनी हाई टैरिफ्स हम लोगों ने लगा के रखी थी। लेकिन अनिल जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर कि आज भी हम स्वदेशी को उसी प्रकार से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वदेशी का मतलब है कि हम अधिकाधिक जो है भारत में बना हुआ साजो सामान तैयार करें। एक प्रकार की इच्छा शक्ति, आपने सही कहा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। ये जैसे अजय जी ने कहा कि हाँ, धीरे धीरे करके हम स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो साजो सामान हम सस्ता खरीद करके और ज्यादा वैल्यू एडिशन भारत में कर सके, अच्छी बात है। लेकिन ये जो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी वाला मामला है ना, उससे स्वदेशी होने वाला नहीं है। उससे तो हम केवल और केवल आईफोन के स्क्रू ड्राइवर बन जाएंगे। इसी प्रकार से आज हम आईफोन में कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि वैल्यू एडिशन हम ज्यादा से ज्यादा करें। मैं एक आपको ई रिक्शा का उदाहरण बताता हूँ। ई रिक्शा 100% भारत चीन से बंद करके आते थे, हमने भारत में करना शुरू किया। आज 85% ई रिक्शा भारत में बनते हैं। धीरे धीरे करके जैसे स्मार्टफोन्स की बात है, आज हम स्मार्टफोन्स के बहुत सारे कलपुर्जे बनाना शुरू हो गए। अगर हम स्पेस में विदेशियों पर निर्भर रहते, क्योंकि वो सस्ता देते हैं, तो आज अपने देश में हम सस्ती स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते थे। 615 करोड़ रुपए में हम नहीं पहुंच सकते थे चंद्रयान लेकर के चंद्रमा पर। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कंज्यूमर को भी समझाना पड़ेगा कि देखिए, हम चीन से जब एपीआई इंपोर्ट करते थे, सस्ता सामान आ रहा है, मनमोहन सिंह जी कहते थे अरे क्या फर्क पड़ता है, सस्ता सामान आ रहा है, लोगों को सस्ता मिल रहा है। आपने देखा उसने क्या किया? पेनिसिलिन जी जो $22 की थी, उसको $9 में उन्होंने बेचना शुरू किया। हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी और उसके बाद $35 में उन्होंने बेचा। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें विदेशों पर निर्भरता को न्यूनतम करना है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब टेक्नोलॉजी पर, सब प्रकार के प्रोडक्ट्स पर हम न्यून करेंगे, वही स्वदेशी है। उसी स्वदेशी को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं और जनता से भी इसके साथ कर रहा हूं कि हम कुछ सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो सेक्रीफाइस लॉन्ग रन में
भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने का, जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है। कोई देश विकसित नहीं बना विदेशियों के अश्विनी मदद से। महाजन जी, ये सेक्रीफाइस कौन करेगा, कहाँ करेगा? कौन करेगा सर, मेरा मतलब है क्या कंज्यूमर करे, मैन्युफैक्चरर करे कि सरकार करे, कहाँ करेगा? मतलब इस तीनों चेन में कहाँ पे होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है सबको ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज सरकार ने सेक्रीफाइस किया, हमने जीएसटी कम किया। आज ये भी एक सेक्रीफाइस ही तो है, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ सेक्रीफाइस तो ऐसे है नहीं, क्योंकि आप सेक्रीफाइस इसमें नहीं, जीएसटी कम करेंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा खुद ही, सरकार खुद ही करेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। सेक्रीफाइस शब्द पता नहीं, मुझे बहुत माकूल नहीं लगता है। सरकार ने राजस्व का सेक्रीफाइस किया है लक्ष्मण जी, मेरा ये कहना है। वही मगर राजस्व में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस वैसा होगा ना, क्योंकि सरकार खुद ही खंडन करती है कि राजस्व में कोई बहुत गिरावट नहीं होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्रीफाइस भी न्यून होता चला जाता है। इसलिए जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे हम आज दुनिया की सबसे सस्ती कार बना रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को सस्ती कार मिल रही है ना, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े समय के लिए वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। हम विदेशों से सस्ती कारें मंगा लेते तो हम आज दुनिया की सबसे सस्ती कार नहीं बना सकते। अगर स्पेस में हम दुनिया पर निर्भर रहते तो हम स्पेस में नहीं जा सकते थे। अगर हम आज यूपीआई में आत्मनिर्भर बने हैं पेमेंट सिस्टम में, तो आज हम स्विफ्ट को भी एक चुनौती देने के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर हमने आज अपने देश में जो हथियार बनाए हैं, उससे आज हम दुनिया के बाजार में छाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस और इतनी बड़ी तरक्की और आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। तो इसलिए स्वदेशी को बदनाम करने के प्रयास नहीं होना चाहिए कि स्वदेशी से इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं, स्वदेशी से ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कोई बदनाम करता है स्वदेशी को, और खासतौर से अभी तो हर कोई स्वदेशी को लेकर के आगे ही बढ़ना चाहता है। और दरअसल इस कार्यक्रम का भी मकसद यही था कि स्वदेशी को कैसे साकार करें, क्या चुनौतियाँ जिसको हम दूर करें। चूँकि आपने सेक्रीफाइस की बात की, तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है मैन्युफैक्चरर का, अभी बताया हमारे दो मेहमानों ने, एक होता है कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है, कागजी कार्रवाई का कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, कंप्लायंस कॉस्ट होता है। दुनिया भर के मुकाबले हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं। उसको अगर हम लोग आसान कर सकेंगे तो हम लोगों को किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बाबुओं को करना पड़ा, अलग बात है। तो वैसी चीज़ों में जिसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उसमें क्यों हम लोग इतने साल लग रहे हैं? जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज हम अभी भी हम सोशलिस्ट माइंडसेट से चल रहे हैं। हमारे बाबू भी उसी माइंडसेट से चल रहे हैं। दो मेहमान बोलना चाहते हैं, मैं आता हूँ आपके पास। पहले अश्विनी महाजन साहब से सवाल जवाब। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जिस प्रकार के एनवायरमेंट कानून है, आज सभी उद्योग त्रस्त हैं उस एनवायरमेंट के कानूनों से और उसके इम्प्लीमेंटेशन से। वो बाबूशाही जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ये सोच नहीं है कि हम देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत, अगर एनवायरनमेंट के पैसा लेकर के एनवायरनमेंट के सब दे दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो तरीका है उसकी बजाय हमें कानूनों को थोड़ा सा शिथिल करना पड़ेगा, ताकि अपने देश में उत्पादन तो बढ़े। तो यह केवल एनवायरनमेंट की बात नहीं कह रहा हूँ, बाकी सब चीजों में भी। आज एक छोटा सा उद्योग चलाते हैं, 53 इंस्पेक्टर उसके पास आते हैं। बाकी चाहे वो टैक्स इंस्पेक्टर्स हो, दूसरे इंस्पेक्टर्स हो, इन सब इंस्पेक्टर राज अभी भी चल रहा है। इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं हुआ है। तो इस इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की जरूरत है। अपने जो युवाओं में एक विश्वास हमें दिखाना पड़ेगा कि यस वी कैन डू इट। और आज हमारे युवाओं ने काम करके दिखाया है। 1.5 लाख बिल्कुल यही हम जानना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर राज कौन खत्म करेगा। हर कोई कहता है इंस्पेक्टर राज खत्म करना, कौन खत्म करेगा और इतना समय क्यों लग रहा है? 1990 तक हम और चीन एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, एक समान खड़े थे। अचानक से चीन भाग गया ऊपर, हम लोग अभी चीन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अजय श्रीवास्तव साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। अजय श्रीवास्तव जी आप पहले बोल लीजिए, फिर विनोद शर्मा साहब इशारा कर रहे थे, उनके पास जाऊँगा। तो मैं बहुत छोटी सी 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत आराम से हो सकती है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि अभी जो हमने जीएसटी रेट्स कम किए इतने सारे, वो नोटिफिकेशन जैसे कार में हमने कुछ कारों में, बहुत सारी कारों में कम किया है, कुछ में 1-2 में बढ़ाया है, बट मैक्सिमम कम किया है।
वो मुझे प्रिसाइज कार वाइज देखने में मुझे खुद 3 दिन लगे समझने में। मैं पूरी लाइफ इस सेक्टर में बिता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, तो बहुत आसान है कि हर चीज़ का एक कोड होता है और हम जीएसटी में वो कोड फॉलो करते हैं। वी कॉल इट हार्मोनाइज स्ट्रक्चर कोड। हम क्यों नहीं पूरा कोड लिखकर वो कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये केवल बाबू लोग नहीं कर रहे हैं, उनकी इनएफिशिएंसी है, दे हैव टू बी टोल्ड सिंपल। दूसरा मैं कहता हूँ, देखिए आज हमारा इंपोर्ट जो है $700 बिलियन का इंपोर्ट है गुड्स का, और इंपोर्ट के लिए कितनी ड्यूटी एक प्रोडक्ट में होती है उसके नोटिफिकेशन निकालता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निकालती है। कई बार वो नोटिफिकेशन समझने में मैंने 4-4 घंटे लिए हैं और मैंने गलत आंसर दिया है, और 4 घंटे पूरा लैपटॉप पे बैठकर, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन समझने के लिए मुझे 20 साल पुराने दूसरे नोटिफिकेशन जाना पड़ेगा, और उसके बाद में अंदर के सारे दर्शकों को ये भी बता दूं, दर्शकों को ये भी बता दूं कि अजय श्रीवास्तव जी जो है खुद ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं और खुद ही इन सब चीज़ों के माहिर रहे हुए हैं, चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे बाकी की चीज़ें जो बता रहे हैं, उन सबको उन्होंने खुद करीब से डील किया है, तब उनकी यह स्थिति है। अजय श्रीवास्तव जी आगे बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा डेली का पेन है। किसी ने पूछा ये नोटिफिकेशन में कितनी ड्यूटी होती है, क्या चेंज हुआ है, 3 घंटे के बाद मैंने गलत जवाब दिया, क्योंकि मैं 20 साल पहले नोटिफिकेशन पे गया था, उसके बाद वाले मैंने फॉलो नहीं किए थे। आप जाइए न्यूजीलैंड की वेबसाइट देखिए, अमेरिका की वेबसाइट देखिए, आपको एक क्लिक में पता चली किस टैरिफ में, किस प्रोडक्ट में कितनी ड्यूटी है। पूरी दुनिया ने सॉर्ट कर लिया है। हमारे यहाँ इसका बहुत सही एग्जांपल आपको व्हाइट हाउस के जो ऑर्डर आते हैं आजकल, जिस पे हम लोग ज़्यादा गौर करते हैं, किस पे कितनी ड्यूटी लगी, क्या असर पड़ा, इतनी क्लैरिटी के साथ सारा कुछ होता है कि मुझे आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये छोटी चीज़ें जिसमें किसी पॉलिटिशियन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये केवल बाबू लोगों का काम है, उनका दिमाग है, और मैं उनको गाली नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी पूरी जिंदगी वहीं बिताया हूँ, अपने आप को गाली दूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अजय जी, अजय जी मुझे एक चीज बताइए, एक लाइन और देखिए, वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन उनके डे टू डे काम इतने अधिक बिजी हैं। जो मैं कह रहा हूँ सब डेवलपमेंटल बातें हैं, ये सेपरेट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। जो आदमी डे टू डे काम में इतना बिजी है, उसका टाइम नहीं रहेगा। आप कुछ काम दोगे, टास्क फोर्स बनाओगे, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लोग कामचोर नहीं है, वो एक्स्ट्रा बर्डन है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ एक चीज़, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, कि आप भी चूंकि बाबू रहे हैं, बाबू शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अभी सरकारी अधिकारी रहे हैं, आप भी ऐसी चीज़ों से डील करते रहे। आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को और बाकी मेहमानों को, आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं, मतलब जो अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं उसको आसान भाषा में लिखते हैं, क्यों नहीं ज़्यादा सरल बनाते? उसके लिए तो कोई कैबिनेट डिसीजन और पॉलिटिकल नेतृत्व से निर्देश की जरूरत तो पड़ती नहीं है। क्योंकि हमारे पास डे टू डे काम इतना अधिक रहता है कि ये काम सिंप्लीफिकेशन का, ये काम इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट, उसका टाइम नहीं रहता है। सारे लोग 10, 12, 14 घंटे काम करते हैं, टॉप लेवल पर, मिड लेवल पर, लोअर लेवल पर। तो मैं तो ये अंदर रह के देख ही चुका हूँ कि 90% लोग बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, लेकिन उनका रूटीन काम इतना अधिक है। ये सारे काम वो जो है ये एक्सपर्ट लेवल काम है। एक्सपर्ट से आप कराइए, बाबू से अप्रूवल ले लीजिए, बट बाबू को मत दिए करने के लिए। हाँ, हालांकि इसमें बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, बिल्कुल सरकार को ये नहीं कह सकते शिथिल पड़ी हुई है। जन विश्वास बिल आया है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है, कई सारे ऐसे बिल हैं, कई सारे पुराने कानूनों को खत्म किए गए, नियमों का आसान किया गया, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने शो के शुरू में कहा, दिल्ली अभी काफ़ी दूर है। हमारे दो मेहमान विनोद शर्मा जी और अनिल पद्मनाभन साहब कुछ बोलना। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा करेंगे स्वदेशी में आखिर चुनौतियाँ क्या क्या है। विनोद शर्मा साहब, आपके पास आऊँगा, चूँकि ब्रेक पर जाने से पहले आप इशारा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, चर्चा ये हो रही थी कि स्वदेशी में आखिर अड़चनें क्या हैं और क्या करने की ज़रूरत है। विनोद जी। जी, पहले तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में जो हमने बाबू और ब्यूरोक्रेट्स की इतनी बात की, उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर और स्टेट में भी जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा सकारात्मक चेंज देखा है। अभी अजय जी बिल्कुल सही बता रहे थे, मुझे तो आश्चर्य है कि वो 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं। कई बार हमें सैटरडे को भी कॉल आते हैं उनसे, तो मेरे ख्याल से श्रम में कोई कमी नहीं, लेकिन शायद जो उनका रुझान है या जो उनको हमने एक तरह से ऑब्जेक्टिव दिया है, पर्पस है, उसी को बदलने की जरूरत। चीन ने यही किया था। जो लोकल मेयर है, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मैं नोएडा का एग्जांपल लेता हूं, जो इतने साल से औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है। वहां के जो सीईओ है, उनका जो KRA है, KPI हम लोग जो कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो मात्र इतना होगा कि सब अनुशासन ठीक बना रहे, आप जमीन को जितने ज्यादा रेट पे बेच सके बेचें, और उसमें कोई करप्शन ना हो। मेरे ख्याल से ये उनका वो होगा। चीन में अगर इसी को मैं लेता हूं, तो वहां पे उनका जो इंडेक्स है वो बिल्कुल फर्क है।
वो ये नहीं है कि जमीन आप कितने में बेच रहे हैं, वो ये है कि इस जमीन पर इंडस्ट्रियल लैंड में आप कितनी इंडस्ट्रीज को ला पा रहे हैं। क्या उस एक इंडस्ट्री का अगर वो टॉयज में बन जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे तो उसका पूरा सप्लाई चेन आप ला पाए कि नहीं ला पाए, कितने जॉब्स आप क्रिएट कर पाए। हमारे यहाँ अगर आप किसी सीईओ से पूछेंगे किसी अथॉरिटी के, शायद उनको ये भी नहीं पता कि कितनी फैक्ट्री वहां बंद हो चुकी है। तो वो फैक्ट्रीज का जो जमीन है उसको हम एज अ रियल एस्टेट यूज करने लगे हैं, उसके ऊपर वैल्यूएशन किए जा रहे हैं। तो लेकिन एक खुशी की बात मेरे तरफ से ये है, या अच्छी बात ये है कि जब भी ये हम चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट तभी होता है जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, क्योंकि चेंज आसान नहीं होता, किसी को पसंद नहीं होता। आज अगर पहली बात तो ये समझ ले कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आज है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी, उसके बाद भी रूस में ये तेल के कार्य, कई देशों ने हमें जो उम्मीद थी कि हमारे दोस्त हैं हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो जियोपॉलिटिकली कुछ बदल रहा है। अब मैं कहूंगा कि उनको बुरा कहने की जगह हम ये समझे कि आज हमको, जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेशन नहीं बन जाते, तो ये इस तरह की चुनौती हमारे सामने आती रही। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हर एक आदमी का रोल क्लियर हो जाए कि साहब मैं एज ए ग्राहक क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी, एज ए व्यापारी मेरी क्या जिम्मेदारी है, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी क्या जिम्मेदारी है। एंड सिमिलरली जो ब्यूरोक्रेट्स, अब ब्यूरोक्रेसी में जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल डीपीआई ने एक बहुत अच्छा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्लियर किया है। बहुत सब कुछ सरल करके ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन स्टेट्स उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते। जो लोकल डिपार्टमेंट्स है वो अपना जो पावर है वो छोड़ना नहीं चाहते। वहां पे एक बहुत बड़ा बोल्ड रिफॉर्म का मेरे ख्याल से अवसर आ गया है, जहां प्रधानमंत्री जी के ऑफिस अगर ये कहे कि ये सब पुराने सिस्टम्स को हम खत्म करें। आप एक व्यापारी से क्या चाहते हैं, एक फैक्ट्री से, कि वो एक सेफ जगह में वो 2-4 जो मेन उसके इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखे और आगे बढ़े, जैसा हमने कुछ किया स्टार्टअप। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि ये जो टास्क फोर्स बनाया गया है, उस टास्क फोर्स में से एक वर्टिकल का मैंडेट ये भी है कि स्टेट लेवल पर जाकर देखिए कि वहाँ पे दिक्कतें क्या हैं। अब आप कहें कि स्टेट लेवल पे दिक्कतें हैं तो आप कैसे केंद्र में बैठ कर कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो जो स्टेट रैंकिंग की शुरुआत की गई थी, तो मैंने करीब से देखा उस पूरे प्रोसेस को, तो स्टेट में आपस में होड़ मची थी कि नहीं जी मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये कर दिया, ये देखिए मैंने ये कर दिया, मेरी रैंकिंग ऊपर होनी चाहिए, मेरी रैंकिंग नीचे होनी चाहिए। एक वहाँ पे कंपटीशन आया। और दूसरा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में अनिल पद्मनाभन साहब ने देखा होगा, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि वहाँ पे एक स्कीम आई थी पिछले दिनों कि आप ये चीज़ें सुधार करेंगे तो आपको ये चीज़ें लोन सस्ते में देंगे, ये आपको जो ग्रांट है वो आपको सस्ते में दे दिया जाएगा, ये ज़्यादा दिया जाएगा। तो इस तरह कुछ टूल्स होते हैं केंद्र सरकार के पास जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अनिल पद्मनाभन साहब बोलना चाह रहे थे, पहले मैं मौका नहीं दे पाया था। पता है, जब ये बाबुओं के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, पहली बात है कि सारे बाबू एक जैसे नहीं हैं। ये कहना मतलब हमारी तरफ से जाती होगा कि सारे बाबुओं को एक तरीके से हम बोले कि ये अड़चन नहीं, कर बिल्कुल, रहे हैं। दूसरी बात ये है, एक विडंबना है, बिकॉज आप अगर ये बाबुओं को देखें, बाबूराज को देखें, जब भी कोई संकट आया है भारत पे, चाहे 91 का आर्थिक संकट हो या कोविड का आपदा हो या जो अभी जो संकट हाल में हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमारे जो बाबू लोग हैं मतलब इतना अहम काम करते हैं और पूरे सहयोग के साथ जुटे जाते हैं और पूरे मतलब भारत को किसी तरह वो बचा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। बट आप नॉर्मल टाइम में देखते हो यही बाबू लोग जो हम लोग उदाहरण दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कहना ये है कि ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी जो बनी, ये इनहेरिटेंस है अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों का पूरा अध्याय जो मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव था कि मतलब ये उनकी हुकूमत बनाए रखने, तो एक डिफेंस का अप्रोच है, ऑफेंस का नहीं है, समझ गए। तो ये जब अब बाबुओं को मतलब बाबू लोगों को ये समझाना पड़ेगा। जैसे सिंपल मैं उदाहरण देता हूँ, ये L1 का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये दुनिया भर में बिडिंग होता है, ये भारत में आके ही क्यों ये प्रॉब्लम होता है? ये L1 को लेके, L1 आप करते हो, वो जो बिडर होता है वो जानबूझ के पैसे बिड कम करता है, फिर बाद में वो बिलो प्रॉफिट का करता है बिड, क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये लाइसेंस राज का माइंडसेट है। फिर उसके बाद फिर सरकार में जो भी है पैसे खिलाएगा, जो भी कराएगा, ब्राइब कराएगा, फिर प्रोजेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके कॉस्ट बढ़ाएगा। और L1 जो है, L1 कभी नहीं रहता है। तो आप पहली बात है ये L1 का जो बिजनेस है ये खत्म करो। अब कोर्ट्स को भी आपको एडुकेट करना आश्चर्य की बात ही है अनिल जी
अनिल पद्मनाभन सर, आश्चर्य की बात यह है कि L1 वाले मुद्दे पे मुझे कई ब्यूरोक्रेट से मेरी अपनी बातचीत होती है, वो खुद मानते हैं कि ये जो L1 वाला सिस्टम है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। कई सारी चीज़ों में जो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है। ये आप सही कह रहे हैं। और बाबू में आपने कहा कई सारे लोग हैं जिन्होंने सरकार के जो जिम्मेदारियाँ थी उससे आगे बढ़ चढ़ कर रोल निभाया और परिवर्तन में अग्रणी भूमिका भी निभाई है। लेकिन अजय श्रीवास्तव जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि वो लोग इतने काम के बोझ तले दबे होते हैं, वाकई दबे होते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं छवि रहती है कि सरकारी बाबू आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। रात भर 10-10 बजे रात में, 11 बजे रात में मंत्रालयों से बाबू लोग निकलते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं अनिल जी? नहीं, लक्ष्मण जी क्यों दबे रहते हैं? क्योंकि आपका पूरा अप्रोच डिफेंस है। आप अपनी तरफ से कोई गलती करना नहीं चाहते। ये ऐसे नहीं होता है। मतलब हम कोई व्यापारी से पूछो या उद्योग से पूछो या हमारे पत्रकारों से पूछो, हम रोजाना गलती करते हैं, लेकिन उससे सीखते हैं। लेकिन बाबू पे एक मतलब प्रेशर रहता है कि गलती नहीं कर सकते। तो इसके डर से इसलिए बाबू में कहावत भी है कि कहावत भी है कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद CBI ED से बचना है तो काम ना करो तो अच्छा रहेगा, चुपचाप से रिटायर कर जाओ। ये भी कई लोग कहा करते हैं। खैर, इसमें एक चीज़ मैं अश्विनी महाजन साहब, मैं आपके पास आऊँगा कि बीच में एक सवाल उठा था जो विनोद शर्मा जी ने उठाया था। बड़ा ही वैलिड सवाल मुझे लगा कि कोई चीज़ मेक इन इंडिया है, कोई दुकान स्वदेशी है, ये कैसे तय किया जाए? पूरी तरह से कोई सामान मेक इन इंडिया होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, अव्यवहारिक है। किसी दुकान में सिर्फ इंडियन सामान ही होगा, ये बंदिशें क्यों लगाना? कुछ ऐसा तय कर दीजिए सीमा, ताकि कह हाँ इतना आपका डोमेस्टिक कंपोनेंट है तो मेक इन इंडिया माना जाएगा, स्वदेशी सामान माना जाएगा। इतना डोमेस्टिक कंपोनेंट सामान दुकान में रखें तो स्वदेशी माना जाएगा। जैसे कि हम लोग टेंडर में कई बार करते हैं, ऐसी शर्तें लगाते हैं। देखिए, दुकान पर तो आप कोई भी सामान रखिए, स्वदेशी को बढ़ावा दें, ये दुकानदार के हाथ में होता है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कहेंगे ये सामान जो है ये फला कंपनी का है, अपनी कंपनी बहुत अच्छा सामान है, ये थोड़ा सा इसकी शिकायत आ रही है, वो तो दुकानदार करेगा ही। अगर देशभक्ति का तकाजा है, वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वो करेगा। लेकिन जहां तक स्वदेशी क्या है और स्वदेशी क्या नहीं है, देखिए एक लंबे समय से हम MNCs का विरोध करते रहे हैं और आज भी करते हैं। लेकिन आज जो हम एफिशिएंट प्रोडक्शन की बात करते हैं कि अपने देश में कम से कम विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करें और धीरे धीरे करके 100% उसको भारतीय बना दें। आज हमारे सामने तमाम उदाहरण है, उनको उदाहरणों को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड करें और उसमें हम तमाम प्रकार की विदेशी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह बात जो बात है कि भाई अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा, जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर बखान तो होते हैं सब विदेशी कंपनियों के, वो आए तो उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन यह भी बात सच है कि जो स्वदेशी कंपनियां हैं, उदाहरण के लिए ITC से 1 पैसा रॉयल्टी बाहर नहीं जाती। लेकिन ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, कम से कम 5 से 7% तक अपने सेल का, और मारुति की बात आई, approximately 6% of their sale goes in the form of royalty। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि हमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें विदेशों पर निर्भरता धीरे धीरे कम करनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब MNCs को हम भगा देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने स्वदेशी कंपनियों को इतना आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, बाकी सब जगह, इन सबको आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनेंगे। विदेशियों पर निर्भरता, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो पूंजी की हो, चाहे वो रेयर अर्थ की हो या किसी भी प्रकार की, कम से कम करना है ये स्वदेशी। बिल्कुल, ये एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और जाहिर तौर पे कई सारी चीज़ें हैं जिसको आगे चल के हमें करनी है। रातों रात सिर्फ प्रधानमंत्री के नारा देने भर से तो नहीं होगा, उनके नारे को साकार करना है, वो हम सब की जिम्मेदारी यहाँ पे बनेगी। तो जब भी आप दुकान पे जाएं तो देखें कि स्वदेशी सामान कौन सा है, अगर आपको सूट करता है, अच्छा लगता है तो उसको खरीदने की प्राथमिकता दें। तो यहीं से आप खुद पहल करेंगे तो धीरे धीरे पूरा चेन सिस्टम बनता जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, घरेलू कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी, फिर एक तरह से साकार होगा। तो ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार और कारोबारी और मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी नहीं है। इसी के साथ इस शो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।